कल का जो हम वीडियो बनाए थे वैसे उस पर आप लोग का फीडबैक तो काफ़ी अच्छा रहा, कमेंट भी अच्छे अच्छे थे। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कमियां बताने के लिए, और उन लोगों को भी धन्यवाद जो तारीफ़ की हैं। और आपको एक बात बता दें कि ये जो हमारा चैनल है GS वैभव चंद्रा, इस पर जल्द ही यूपी पुलिस का तैयारी करवाया जाएगा। तो आप जो है अच्छे से मतलब इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके इस चैनल के लिए और यूपी पुलिस की तैयारी के लिए, ठीक है। और पास में जो लोग भी होंगे उन्हें भी शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है हम अपने सिलेबस का जो सिलेबस चल रहा था हमारा गुलाम का नियम और आवेश, तो उस पर अब आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा और आगे चलते हैं, उस पर चर्चा होगी आज, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने आवेश के बारे में आपको बताया था कुछ ऐसा कि जैसे आवेश कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उसी कंडीशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बताया था प्रोड्यूस करने का तरीका और क्या था कि उसकी प्रॉपर्टी भी बताया था हमने। तो उसमें कुछ और प्रॉपर्टी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम क्या करें कि किसी भी मैटर को, कोई भी पदार्थ है उसको हम प्रबल इलेक्ट्रिसिटी में रख देते हैं और इसको क्या करते हैं कि खूब सारा इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बहुत सारा वैद्युत क्षेत्र प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें जो मैटर होंगे, आप जानते हैं कि मैटर जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। सिंपल सी बात है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। तो यदि हम वैद्युत क्षेत्र प्रभावित कर बहुत ज़्यादा दे देंगे वैद्युत क्षेत्र, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं निकलने लगेंगे। तो पदार्थ जो होगा हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि धनावेशित हो जाएगा। उसमें जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो एक और था तो हमने बता दिया आज। चलिए इसके बाद जो है आगे चलते हैं कूलाम के नियम में। कूलाम्स ला, तो इसको आज हम लोग समझेंगे। और इससे पहले, इसको समझने से पहले जो है हम आवेश पढ़े हैं उस पर एक आध ठो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पॉसिबल देखिए, तो हम लोग जो आवेश पढ़े थे मतलब जो चार्ज पढ़े थे उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि जो हमारे चार्ज मतलब जो चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो जो होते हैं वह एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीग्रल के रूप में होते हैं, हमने आपको बताया था। तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर n इज इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो n है वो कभी भी रेशियो में नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड विथ ईच अदर, मतलब यदि दो ऑब्जेक्ट को आपस में हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ए चार्ज ऑफ 50 नैनो कूलाम कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑब्जेक्ट। मतलब 50 नैनो कूलाम का आवेश जो है एक एक ऑब्जेक्ट पर प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू प्रोड्यूस दिस चार्ज। मतलब हमें ये बताना है कि इस चार्ज को प्रोड्यूस करने में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वो कितना हुआ है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए Q इज इक्वल टू यानी होता है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है। Q की वैल्यू दिया है 50 नैनो कूलाम, मतलब इतना चार्ज हो चुका है प्रत्येक पार्टिकल, मतलब दो बॉडी थी और दोनों बॉडी में 50 नैनो कूलाम आवेश आ गए हैं, ठीक है। मतलब Q इज इक्वल टू दिया है 50 नैनो कूलाम। आपको मालूम होगा कि एक नैनो कूलाम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ कूलाम। सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं फार्मूले से Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q का मान हम रख लेते हैं यहाँ पर 50 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम है हमें, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। सो यहाँ से देखिए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁹ और बटे में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यहाँ से जो 10⁻⁻⁹ है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, जो माइनस साइन है प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 50 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस में हो जाएगा और नीचे 1.6 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ से ये +19 और ये -19 बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं आसानी से। तो हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻10 और अपान में 1.6। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 और इसको कट करने पर आएगा आंसर कुछ 31 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, समथिंग इतना आएगा इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे 50 नैनो कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में 50 नैनो कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे। एक्चुअली इतना नहीं आएगा, 31.25 आएगा एक्यूरेट आंसर। ठीक है, 31.25 इंटू 10⁻, क्योंकि यहाँ से देखिए कट करेंगे तो 16 3 होता है 48, फिर यहाँ से 1 बार में जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, यदि पॉइंट लगा कट करेंगे तो आएगा 31.25। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखिए अब कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में होता क्या है, यदि मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज अपने पास हैं Q1 एंड Q2, मान लेते हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्ज अपने पास है Q1 एंड Q2 और इनके बीच का सेपरेशन जो है स्मॉल आ रहा है। तो इनके बीच हमने आपको बताया था कि यदि जो चार्ज होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगता है और यदि डिफरेंट नेचर के होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जो हम मानते हैं, मान लीजिए कि इनके बीच जो है मतलब दोनों में जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई भी चार्ज हो सकता है Q1 Q2 Q3, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही हो नेगेटिव चार्ज ही हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने इसका साइन नहीं रखा है Q1 एंड Q2। ठीक है, चलिए तो हमने 2 पॉइंट चार्ज हमने माना है Q1 एंड Q2 और इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है। तो इनके बीच कोई फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स होता है फिर रिपल्सन हो सकता है, दो में से कोई एक लगेगा ज़रूर। ठीक है, तो जो फोर्स लगता है वह देखिए कूलम्ब्स के रूल्स के अनुसार जो फोर्स लगता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके आवेश के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बाद क्या होता है, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यदि इन दोनों को हम मिला दें, इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा Q1 Q2 और बटे में r² अपान में r²। ठीक है, इससे यदि हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में r²। यहाँ पर जो K होता है, देखिए K को हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/4πε0। ये तब के लिए है जब ये दो आवेश जो हैं वैक्यूम में रखे हों, मतलब वहाँ पर कोई मीडियम ना हो। वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल निर्वात में हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में K इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1/4πε0। यहाँ पर जो ε0 है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, हिंदी में कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकली वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए K इज इक्वल टू इतना होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 और बटे में r²। तो ये होता है कूलम्ब्स रूल। ये जो है ये स्केलर फॉर्म में है, अभी जो निकला है ये जो फार्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया ये स्केलर फॉर्म में है।
मतलब इसमें जो है हमें Q1 और Q2 का साइन नहीं रखना होता है कि कौन सा साइन प्लस में कौन सा साइन माइनस में, तो हमें साइन से नहीं मतलब होता है, इसमें हम साइन नहीं रखेंगे। यदि हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं, अभी बताते हैं आपको लिखकर हम। यहाँ देखिए ये जो कूलम्ब्स का रूल होता है इसमें एक विशेष बात होती है कि ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही परफेक्ट है, या फिर ऐसे बोलें कि कूलम्ब का रूल्स हम केवल पॉइंट चार्ज के लिए लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा चार्ज है और उसके लिए हम कूलम्ब्स का रूल अपनाएं, तो उसके लिए नहीं, हमें केवल पॉइंट चार्ज के बीच कूलम्ब्स का रूल हम अपना सकते हैं। और एक बात और है कि जो कूलम्ब्स का रूल होता है वो केवल मेटेलिक कंडक्टर के लिए परफेक्ट होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है। और आपको ये बताया गया, मालूम होगा कि जो मैटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर तो हम एक सेमीकंडक्टर का चैप्टर अलग है क्लास 12th में, सेकेंड में, फिजिक्स सेकेंड में, तो सेमीकंडक्टर अलग से पढ़ा जाएगा। बट हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको बता देते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इसमें जो कोई भी आप मैटर लेते हैं कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इस मैटर के भीतर ही फ्री होता है घूमने के लिए, ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल फ्री होता है, कहीं भी इधर उधर घूम सकता है, ठीक है। तो ये होता है मेटालिक में, मतलब कंडक्टर में, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, इसमें जो होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डेड का मतलब होता है कि अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्ट पूरा अच्छी तरीके से बंधे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, और इसलिए जो है ना इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं प्रवाहित होती है। सेमीकंडक्टर जो होता है ये इन दोनों से अलग होता है। इन दोनों से अलग होने का मतलब इसमें क्या होता है कि यदि इसको हम ज़रा सा हीट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एट रूम टेम्परेचर ज़रा सा हीट देंगे, तो इसमें से क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे एक आध ठो, तो ये चालक की तरह मतलब कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो चालक मतलब इसको तो हम परफेक्टली अलग से पढ़ेंगे, बट इन दोनों के बारे में ये बताया जाता है कि जो कंडक्टर होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इंसुलेटर में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है बट इंसुलेटर में नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि इसका जो है वेक्टर फॉर्म क्या होगा। अभी तो हमने इसे कैलकुलेट किया कि स्केलर फॉर्म है, अभी वेक्टर फॉर्म हम आपको बताते हैं। देखिए जो है यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1, यहाँ पर मान लेते हैं x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन है। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q1 है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q2 है, ठीक है। और इनके बीच हमें फोर्स निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो है इनका पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर आपको मालूम होगा क्या होता है कि किसी मतलब ये जो मूल बिंदु है, एक पॉइंट है, किसी पॉइंट से किसी भी अन्य अदर पॉइंट की जो पोजीशन होगी उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर r1 हो जाएगा और इसका पोजीशन वेक्टर r2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1, इसको हम वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए हमें निकालना है कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कूलम्ब्स का रूल। तो ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r², ठीक है। अब इसका जो है हमें डायरेक्शन निकालना है कि डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन हम इसका लिख सकते हैं r2 माइनस r1, ठीक है, r2 माइनस r1, और इस पूरे का कैप। कैप का मतलब होता है कि इसका डायरेक्शन हम बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन। या फिर इसकी जगह पर यदि हम सिंपल केवल r ही लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r कैप, ठीक है, r कैप। या फिर इसको r2n भी लिख सकते हैं, 2 1 भी लिख सकते हैं, तो 2 1 यहाँ लिख लेते हैं, 2 1 का कैप। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, मतलब ये क्या करता है हमें डायरेक्शन बताता है। तो जो फोर्स लगता है वह
Q1 से Q2 की ओर लग रहा है, या फिर Q2 लगाएगा तो Q2 से Q1 की ओर लगेगा। तो हमने क्या किया, एक डायरेक्शन हमने फिक्स किया कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में R21 डायरेक्शन में Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगा रहा है। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R² इंटू R21। आपको एक बात मालूम होगी कि यदि हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो हम लिखते हैं R21 यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसी वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। ये हमारा निकलता है इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं इसको। R21 और बटे में हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। यहाँ भी लिख लेते हैं R21। तो इस तरह से कुछ हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको मात्रक सदिश, मतलब डायरेक्शन बताता है आपको केवल। तो हम क्या करते हैं कि R21 कैप की जगह पर इतना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 एक Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा और बटे में R21 का स्क्वायर, और R21 कैप की जगह पर हम इतना पुट कर लेते हैं जो R21 वेक्टर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड है R21। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा R21 का होल क्यूब इंटू में हो जाएगा यहाँ पर R21। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। न्यूटन का मतलब जो कूलम्ब्स का रूल है, ये वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। और यदि R21 को हम इस रूप में लिखना चाहते हैं तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू में यहाँ लिख लेते हैं R2 माइनस R1 ये वेक्टर। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़, अब एक क्वांटिटी आ रही है जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। हम इसको कैलकुलेट करके आप बताते हैं कैसे आप इसका जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ मालूम होगा कि हम लिखे थे अभी कि 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ तो हमें ε0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ε0 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। 1/4 पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14 लिख सकते हैं हम लोग। फिर हो जाएगा 9 × 10⁹ तो टोटल यदि हम कट करें तो एक्चुअली मुझे तो लर्न है, अभी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो ये ε0 की वैल्यू होती है, इतना हो गया। इसके बाद देखिए इसमें जो है, यदि मान लीजिए कि Q1 Q2 यदि वैक्यूम में ना होकर किसी मीडियम में आ जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मीडियम जैसे एयर हो जाए या फिर अन्य कोई मीडियम भी हो सकता है, तो उसके लिए हम देखिए आगे करते हैं। तो उसके लिए इसको देखिए, अब जैसे मान लीजिए यदि कोई मीडियम आ गया Q1 और Q2 के बीच में, ये Q1 है और ये Q2 है। यदि मान लीजिए कि इसके बीच में कोई मीडियम आ जाता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि मीडियम का भी कोई परमिटिविटी हो सकता है। सपोज दैट इससे वैक्यूम का जो परमिटिविटी था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो मीडियम का परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसी भी मैटर का हो सकता है, कोई भी मीडियम यदि आ गया इन आवेश के, मतलब जो चार्ज हमने रखा हुआ है यहाँ पर, उनके बीच कोई मीडियम आ जाता है, तो उसके लिए एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी देखिए हम वास्तव में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी देखिए हम जो है कैलकुलेट करके बताते हैं आपको। ये होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और बटे में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये होता है रिलेशन इनके बीच का। अब यदि मान लीजिए कि मीडियम आ भी जाता है तो हम एप्सिलॉन का मतलब किसी भी मीडियम का परमिटिविटी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो
मीडियम के आने के बाद जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, 1/4πε0। एप्सिलॉन की जगह हम लिखेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। और एप्सिलॉन हो जाएगा और यहाँ पर Q1 Q2 और बटे में r²। यहाँ जो एप्सिलॉन है यह किसके लिए है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो एप्सिलॉन की जगह पर हम लिख सकते हैं ε0 इंटू आर, फिर इंटू में एप्सिलॉन। तो 1/4πε0r इंटू में ε0, फिर Q1 Q2 बटे में r² हो जाएगा। एप्सिलॉन r यदि हम मान लीजिए बाहर निकाल देते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन r और 1/4πε0 फिर Q1 Q2 बटे में हो जाएगा r²। यहाँ पर ये देखिए जो हम फोर्स निकाले थे इन वैक्यूम, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। ये हमने जो फोर्स निकाला था ये वैक्यूम के लिए था। तो ये चीज़ देखिए वही चीज़ है, वैक्यूम के लिए फोर्स 2 पॉइंट चार्ज के बीच। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू मतलब εr और इंटू F0। F0 मीन्स F वैक्यूम में निकाला हमने फोर्स। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि जो F है वह F0 अपान में εr रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल ही जाता है कि यदि मान लीजिए कि मीडियम आ जाता है इसके बीच में, तो फोर्स जो लग रहा है इनके बीच वो क्या होगा, घट जाता है। क्योंकि वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था वो F0 था। अब F0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि F का मान कम आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दो मीडियम मतलब कोई मीडियम आ जाता है पॉइंट चार्ज के बीच, तो मीडियम आने से जो फोर्स लग रहा था उनके बीच, चाहे कोई भी फोर्स लगे, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, तो वो फोर्स धीरे धीरे घटने लगता है। जैसा ऐसा मीडियम जिसकी मीडियम की डिपेंड करता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना है, उसी पे डिपेंड करता है कि फोर्स कितना होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आगे कल देखा जाएगा। बस हो गया। चलिए तो देखिए इसमें जो चैनल बना है इस पर जो है यूपी पुलिस का तैयारी करवाया जाएगा। तो जल्द ही शुरू करवाया जाएगा इसके यूपी पुलिस का, और मैथ का क्लास भी किसी दिन में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए, ठीक है।